ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ फाइंडिंग CF हमने देखा था ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। उसमें 2 पॉइंट मैं कुछ रिमार्क बताना चाहूँगा। ज़रा रिमार्क देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं कैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिमार्क में क्या याद रखना है आपको, एज अ रिमार्क इसको एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर उसमें पूरे में आपको डी डैश, इफ़ डी डैश कम्स कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड देन पार्ट ऑफ CF इज टेकन एज। अगर केवल डी डैश पूरे में बाहर आ जाए, पूरी इक्वेशन में बाहर निकल रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने से पहले आप देखिएगा क्या डी डैश या डी का कोई टर्म क्या बाहर आ सकता है। तो अगर डी डैश या डी डैश का स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ है जो बाहर आ जाता है, तो मान लेता हूँ जैसे डी डैश है केवल बाहर आ रहा है, तो उस केस में जब आप CF लिखेंगे तो उसमें एक चीज़ आप उस पर्टिकुलर डी डैश जो कॉमन आया उसके लिए क्या लिखेंगे, आप 51x करके आपको f1x या 51x करके आपको एक फंक्शन ऐड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये पार्ट होगा। तो आपको इसको भी कंसीडर करना है, उस डी डैश को छोड़ नहीं देना है जो पूरे में कॉमन आ रहा है। ठीक है, सेकेंडली अगर मान लीजिए डी डैश का स्क्वायर पूरे में कॉमन दिख रहा है, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने से पहले ही देख लीजिएगा, डी डैश का स्क्वायर अगर कॉमन दिख रहा है तो आप क्या करेंगे कि जैसे हम लोग करते हैं यूजुअली, तो 51x तो अगर एक डी डैश आया उसके लिए लिखा, चूंकि रिपीटिशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम 52x लिखेंगे। और यहाँ पर चूंकि x के लिए डी डैश का रिपीटिशन हो रहा है, तो आपको पता है डी डैश स्टैंड करता है डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उसका मतलब रिपीटिशन हो रहा है, डी डैश का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप फिर y से मल्टीप्लाई करके 52x लिखेंगे, यानी CF क्या हो जाएगा रिपीटिशन के केस में 51x तो एक बार के लिए था, अगर 2 बार आया है डी डैश, दैट इज डी डैश स्क्वायर आ रहा है, तो 51x प्लस y इंटू 52x। अगर सपोज डी डैश का क्यूब आ रहा होता तो 51x प्लस y इंटू 52x प्लस y स्क्वायर 53x हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, जितनी बार भी आएगा इसी तरह से आप y की डिग्रीज बढ़ाते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, और 51, 52, 53, 54 जो है इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। सिमिलरली अगर आपका मान लीजिए अगर केवल जैसे डी डैश आया ऐसे ही मान लीजिए डी कॉमन दिख रहा है आपको पूरे में, इफ़ डी कम्स कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड देन पार्ट ऑफ CF हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा पार्ट ऑफ CF f1y रहेगा, केवल f1 ऑफ y। वहाँ 51x ले रहा था, यहाँ पे जैसे x का फंक्शन वहाँ पे बन रहा था, यहाँ हम कहेंगे d के लिए क्या है, ये y का फंक्शन है f1y। अगर डी स्क्वायर मान लीजिए पूरे में कॉमन आपको दिखता है, तब आप क्या करोगे, इन दैट सिचुएशन जो पार्ट ऑफ CF आप लिखोगे f1y प्लस x इंटू f2y, क्योंकि d जो आता है किसके लिए आ रहा है, x के लिए। आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, d का मतलब डेल ओवर डेल x होता है, इसलिए आप अगर स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, रिपीट हो रहा है तो f1y पहली बार में x नहीं आएगा, f1y सिंपल आएगा, प्लस अगली बार x से मल्टीप्लाई करके f2y। सपोज क्यूब होगा, अगर d क्यूब आता है तो आप f1y प्लस x f2y प्लस x स्क्वायर f3y। अगला फंक्शन f1 f2 f3 फंक्शन चेंज होता जाएगा, y का ही फंक्शन रहेगा और x की डिग्री बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये रिमार्क 2 और थे जो मैं बताना चाहता था आपको। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। चलिए, तो अब आते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स पे। तो अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पहली सॉल्व प्रॉब्लम है। अब आपको पता होगा r क्या है, s क्या है, t है। मैं फिर से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। r का मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस का मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी का मतलब होता है डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो पहला प्रॉब्लम मैंने लिया है 4r माइनस 12s प्लस 90 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का राइट साइड 0 है। जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट साइड 0 होगा, इसका मतलब आपको उसका PI नहीं निकालना पड़ेगा, केवल CF से ही उसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको पता है कि जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन होता है, मैंने बताया था z इज इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI। तो अगर इक्वेशन का राइट साइड 0 है तो उस केस में राइट साइड 0 दिख रहा है यहाँ पे, इस केस में क्या हो जाएगा, PI यहाँ पे इसका 0 रहेगा, PI 0 हो जाएगा, केवल जो CF है उसी से आपका z निकल जाएगा। तो z इक्वल टू CF प्लस PI होता है, आपको पता है कंप्लीट सोल्यूशन। तो PI की वैल्यू 0 है, चूंकि राइट साइड 0 है इस इक्वेशन का, गिवन क्वेश्चन का, इसलिए सिर्फ CF पे ही इसका z की वैल्यू डिपेंड करेगी। चलिए अब देखते हैं हम CF कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन लिखी थी, तो सबसे पहले हमने इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब आपको पता है कि डेल
आर का मतलब क्या है, देखिए 4r था, आर के देखिए मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में ऊपर लिख रखा है del टू जेड अपॉन del x स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया यहाँ पे आर की जगह पे हमने ये लिख ली वैल्यू। ऐसे ही एस का मतलब क्या था, del टू जेड अपॉन del x del y, वो हमने एस की जगह पर रख लिया, यहाँ एस की जगह पे वैल्यू रख दी। फिर टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू del टू जेड अपॉन del y स्क्वायर, वो हमने टी की जगह रख दी, ठीक है। ऐसे रख लिया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हमको पता है, हमें क्या पता है कि डी हम रखते हैं del बाई del x, जहाँ पर भी x के लिए डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसको हम d से रिप्लेस करना है, जहाँ भी y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसको d डैश से रिप्लेस करना है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहली बार में 4 del टू जेड अपॉन del x स्क्वायर था, x के लिए 2 बार डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, x स्क्वायर मतलब x के लिए 2 बार आपको z को करना है। तो आप क्या करोगे, इसको आप x के लिए 1 बार करना होता तो d रखते, 2 बार करना है तो आप d स्क्वायर रखोगे। यानी ये देखिए हमने क्या किया, z को छोड़ दीजिए, हम इसकी बात करते हैं, इस ऑपरेटर की बात करते हैं del बाई del x, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, चूंकि del बाई del x होता तो d रखता, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए आप इसको d स्क्वायर यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। तो इसको हमने रखा d स्क्वायर, z को छोड़ दिया -12। अब देखिएगा यहाँ ऊपर तो del टू z है, लेकिन नीचे देखिए एक बार x आया एक बार y आया, तो एक बार x आ रहा है इसका मतलब del बाई del x के लिए आपको क्या रखना है d, और एक बार y आया इसका मतलब del अपॉन del y के लिए आपको क्या रखना है d डैश। तो हमने रख दिया यहाँ पे d रख दिया, d डैश रख दिया, ठीक है। z को फिर छोड़ दिया, ऑपरेटर में z को इंक्लूड नहीं करना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको छोड़ दीजिए, +9। फिर क्या है, del टू जेड अपॉन del y स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है, एक बार होता तो d डैश, 2 बार करना है इसका मतलब d डैश का स्क्वायर, ठीक है, इंटू z को छोड़ दिया इक्वल टू 0। अब आप देखिए सब में z आ रहा है, z को कॉमन निकाल दीजिए बाहर, z को बाहर कर दिया हमने, अंदर क्या बचा, ये गलती से यहाँ ब्रैकेट लग गया है, ब्रैकेट नहीं होगा, 4 साथ में था ना मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट यहाँ होगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, गलती से लग गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, 4d स्क्वायर, z तो कॉमन निकाल दिया, -12d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर, ठीक है, इंटू z पूरे कॉमन बराबर 0। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, आप लिखेंगे d को m से रिप्लेस करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, d की जगह पर m रखना है और d डैश की जगह पे 1 रखना है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप करते हैं। तो और इक्वल टू 0 ले लेना है, z को छोड़ देना है। तो हमने देखिए रखा, d की जगह m रख दिया, तो d स्क्वायर था m स्क्वायर आ गया, d की जगह m रखा, d डैश को 1 रखना है, d डैश को क्या रखना है, 1 रखना है, तो d डैश की जगह 1 रख देंगे, छूट गया। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर d डैश की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 9 बचा। तो ये इक्वेशन बन गई, इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी थी, क्या इसमें आपको पूरे इक्वेशन में, क्या पूरे टर्म में बिना ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने से पहले हमें एक बार ये देख लेना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि पूरे में d डैश कॉमन आ रहा है, या पूरे में हम d की कोई पावर कॉमन ले सकते हैं, या d डैश की पावर। तो ऐसा देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये सिर्फ d डैश का स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ d का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली पूरे में कॉमन तो नहीं आ सकता d या d डैश, तो इसका मतलब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे। तो चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इसको सीधा से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो उसमें रख दीजिएगा -b की वैल्यू रख लीजिएगा, ये -12 चला जाएगा, +12 हो जाएगा, और b स्क्वायर रखना अंडर रूट के अंदर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, -4। a क्या होता है, a होता है ये पहला टर्म जो m स्क्वायर का कोफिशिएंट है +4, वो यहाँ रख दीजिएगा, 4 4 जा 16, और c क्या है 9 है, 16 9 जा 144। तो ये देखिए अगर 144 अंदर बन रहा है, और -12 का स्क्वायर भी 144, 144 -144 0 हो जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी वो 0 हो जाएगी। तो उस केस में m बचा आपका केवल -b अपॉन 2a, -b मतलब हुआ -12 ऑलरेडी है, +12, तो 12 अपॉन 2a क्या है 4, तो 4 2 जा 8, 12 अपॉन 8 आया। अब चूंकि केवल एक ही रूट आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, रूट एक आ रहा है, तो इसका मतलब वो रूट रिपीट करेगा। तो 12 अपॉन 8 को आप सॉल्व करोगे, 12 अपॉन 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो आप देख लीजिए 3 से कट रहा है ये, 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये 3/2 रूट आ गया आपका। तो एक रूट 3/2 हो गया, तो ऑब्वियसली चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही रूट मिला, इसका मतलब ये रूट रिपीट होगा, तो फिर से 3/2 हम लिख लेंगे। 2 रूट होने ही चाहिए, m स्क्वायर है, इसका मतलब 2 रूट आने चाहिए, एक ही आ रहा है, इसका मतलब यही रिपीट करेगा, तो 3/2 लिख लिया। तो अब इसका CF कैसे लिखते हैं, आपको CF लिखने का तरीका बताया था मैंने। अच्छा, ये कौन सा केस बना, ये केस 2 बन रहा है, रूट जो है वो रिपीट कर रहा है, रियल है और रिपीट कर रहा है। तो रियल और रिपीट करने के केस में जो आपका रूट था वो आपका केस 2 देखिए, व्हेन रूट्स आर इक्वल m1 बराबर m2 सेम होगा, तो CF क्या होगा, f1 y प्लस
एम एक्स जो भी सेम वैल्यू है एम एक्स और प्लस एक्स इंटू एफ टू, एक्स से मल्टीप्लाई, चूंकि रिपीट किया इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स, ये करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं वही चीज़ को। तो सी एफ क्या हो जाएगा, एफ वन वाई प्लस एम एक्स, एम क्या है 3/2, तो 3/2 एक्स प्लस एक्स इंटू रिपीटिशन हुआ है इसलिए एक्स इंटू एफ टू वाई प्लस एम एक्स, एम फिर क्या है 3/2, तो 3/2 एक्स। तो दिस इज द सी एफ। अब मैंने बता ही दिया था इस इक्वेशन में चूंकि राइट साइड इसका जीरो है तो इसका पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इसका जीरो होगा। तो हमने लिखा सो कंप्लीट सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, z बराबर क्या होता है फॉर्मूला सी एफ प्लस पी आई। तो z क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ सी एफ जो था हमारा आया था, सी एफ की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के इसको हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमें z इज इक्वल टू हमारा सोल्यूशन इस इक्वेशन का आ गया। पी आई जीरो था इसलिए यही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गई। ऐसे ही एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारी है सॉल्व डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर डी डैश प्लस 12d डैश स्क्वायर माइनस 8d डैश का क्यूब इंटू जेड इक्वल टू 0। जेड पहले से कॉमन है। अच्छा देख लीजिए क्या इसमें केवल डी या केवल डी डैश पूरे में कॉमन होना चाहिए, क्या पूरे में कॉमन हो सकता है, नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ डी की केवल पावर लिखी है और लास्ट में केवल डी डैश की पावर है। तो ना तो केवल, या तो सब में डी या डी डैश होता सब में, तब तो आप डी या डी डैश को बाहर निकाल पाएंगे, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। चलिए तो फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं आपको पता है, आपको क्या करना है, डी की जगह पे एम रखना है और डी डैश की जगह पर 1 रखना है। ये पुट करेंगे तब हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए हमने रख दिया, डी की जगह एम रखा तो ये डी क्यूब था एम क्यूब बन गया, डी स्क्वायर था तो एम स्क्वायर हो गया, डी डैश की जगह 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। ऐसे ही ये 12m हो गया, यहाँ 1 रख देंगे तो सिर्फ माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो चूंकि आप चाहें तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका एक रूट आपको गैस करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप गैस करने के लिए आप क्या करते हो, एम इक्वल टू, जैसे इसमें सबसे पहले आप +1 रख के देख सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड रहेगा एग्जाम में तो आप कैलसी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर नहीं अलाउड है तो आपको फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना पड़ेगा। +1 रखिए, एम बराबर क्या ये 0 होता है दोनों साइड, तो अगर एम बराबर 1 रखने पर ये 0 होता है तो आप उस कहेंगे कि m बराबर 1 इसका एक रूट है, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, m-1 इक्वल टू 0, दैट इज m-1 इसका एक फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया कि ये होल क्यूब है, किसका, m-2 का होल क्यूब है। तो इसका मतलब m-2 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ m-2 इसका फैक्टर है, तो m बराबर क्या होगा 2, यानी अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से आप चेक करेंगे तो m बराबर 2, जो 2 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 इसका रूट होगा इस इक्वेशन का। आप 2 रखेंगे तो LHS और RHS बराबर हो जाएंगे, RHS ऑलरेडी 0 है और 2 रख के आप सॉल्व करेंगे तो इसका LHS भी 0 आएगा। तो वहाँ से m-2 इसका एक रूट निकल आएगा और फिर बाकी दोनों रूट m-2 से इसको डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, तो बाकी दोनों रूट जो इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक बचेगी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके बाकी दोनों रूट निकल आएंगे। तो ये एक तरीका है, बाकी अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप उसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो रूट है वो रिपीटेड है और 3 बार रिपीट कर गया हमारा रूट, 2 2 2 3 बार फिर से रिपीटिशन हो रहा है, तो केस 2 हमारा है और 3 बार रिपीट हुआ। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो आपको पता है अभी हमने पिछले क्वेश्चन वही किया था, f1 y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू क्या 2, तो 2 की जगह रखा 2x प्लस x इंटू रिपीटिशन की वजह से एक बार x लगाया f2 x इंटू f2 y प्लस फिर से वही mx, और चूंकि तीसरी बार रिपीट हुआ है तो अगली बार x की पावर और बढ़ जाएगी, तो हो गया x स्क्वायर f3 y प्लस 2x। ठीक है, और पी आई क्या है, चूंकि राइट साइड इस इक्वेशन का 0 था आप देख रहे थे, तो ऑब्वियसली पी आई क्या होगा इस केस में भी 0 होगा। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें पता है z बराबर सी एफ प्लस पी आई कंप्लीट सोल्यूशन होता है। तो यहाँ से आप z इक्वल टू जो सी एफ थी वो सी एफ की वैल्यू पूरी उठा के रख दीजिए, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ कैसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें रूट्स रिपीट कर गए। अगर रिपीट नहीं करते तो आपको केस 1 ही लगाना होता, तो उस केस में आप ऐसे लिखते हैं रूट्स को, f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x। जैसे मान लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मेरे पास रूट्स आ रहे हैं 1,3, मान लेता हूँ 2 रूट आ रहे हैं 1 3। ठीक है, तो आप इसका सी एफ कैसे लिखोगे, तो सी एफ, तो केस 1 देखिए क्या था, f1 y प्लस m1x। अब m1 आप किसी को भी लेट कर सकते हो, m1 हम इसमें 1 या 3 में से किसी को भी m1 मान सकते हैं, चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं इसको m1 मान लेता हूँ 1 को, और इसको m2 मान लेता हूँ, मान लो ये m1 है और ये m2 है। तो देखिए कैसे था ये है सी एफ f1 y प्लस m1x प्लस m1x। तो रख लेते हैं यहाँ पे, तो y प्लस m1 क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स हो गया, प्लस
फिर क्या है भाई आगे देखिएगा f2y प्लस m2x, तो रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिपीटिशन नहीं तो x से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर रिपीटिशन होता है तभी हम x और x स्क्वायर करते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे x से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। डायरेक्ट f1 के बाद f2 दूसरा फंक्शन ले लेना, आर्बिट्रेरी फंक्शन f2, और फिर क्या हो जाएगा y प्लस m2x, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या m2x दूसरा रूट, तो दूसरा रूट मान लीजिए हमने 3 को माना था तो हम यहाँ लिख लेंगे 3x। तो ये हमारा इतना CF हो जाएगा इसका। f1 y प्लस x, 1x का मतलब x ही रहेगा, y प्लस x प्लस f2 y प्लस 3x, ठीक है। तो 1,3 ऐसे लिया, ऐसे कोई भी रूट 2 हो 3 हो, मान लीजिए एक रूट और होता 4 होता, तो हम क्या करते हैं, 2 फंक्शन हो चुके हैं, f1 f2 हो चुका है, तो अगली बार क्या आ जाएगा f3 आ जाएगा, और y प्लस m3x, m3 क्या है, तीसरा रूट क्या है 4x, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप CF उस केस में निकाल लेंगे। अब एक जो हमने रिमार्क आपको लिखवाए हैं उसके ऊपर एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर ऐसा केस जो रिमार्क वाले हमने बताए थे वैसा अगर होता है तो आप क्या करोगे। जैसे ये प्रॉब्लम मैंने लिया है, इसको देखिएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या है, d³ d' स्क्वायर प्लस d² d' का होल क्यूब इंटू z इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ देखिए यहीं पे स्टार्टिंग में ही हमें दिख रहा है कि इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में d आ रहा है, दोनों में ही d' भी आ रहा है। तो हम जब कॉमन लेंगे तो आप देखिए मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है। जैसे यहाँ पर d² मिनिमम है, यहाँ d³ है, तो मिनिमम d² निकल सकता है पूरे दोनों टर्म्स को मिला के देखा जाए तो, ठीक है। और d' का स्क्वायर लोवेस्ट पावर है पहले में और दूसरे में d' का क्यूब आ रहा है, तो यहाँ से d' का स्क्वायर लोवेस्ट पावर जो है वो उतनी निकल सकती है बाहर, तो d' का स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज d², देखिए कॉमन निकाल लिया तो हमने d² भी निकाल लिया और d' भी निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा d प्लस d' इंटू z इक्वल टू 0। तो अब जो d प्लस d' है यहाँ से तो एक ही रूट आएगा आपका, d की जगह m रख लोगे, d' को आप 1 लिख लोगे, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m बराबर -1, एक रूट यहाँ से है। इसके रिगार्डिंग जो CF लिखोगे तो आपका केवल CF जो ये देखिए मैंने लास्ट में लिख रखा है क्या हो जाएगा, y प्लस m1x लिखते हैं, तो m1 या जो भी रूट है वो आपका -1x है, तो y प्लस m1x, तो -1 की वजह से y माइनस x हो जाएगा। तो ये तो एक फैक्टर जो आ रहा है वो इस m बराबर -1 के लिए आया है, लेकिन अब यहाँ पे d² भी आया और d' भी आया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर d² आ रहा है तो ये देखिए मैंने बताया था अगर d² आएगा तो आप कैसे लिखोगे, f1y प्लस x इंटू f2y, ये आएगा। तो देखिए मैंने d² के लिए पहले लिख लिया, d² के लिए पहले लिखा है f1y प्लस x f2y, ठीक है, इसको लिख लिया। और फिर d' आया है तो d' के लिए देखिए मैंने बताया था आपको कि ये देखिए d' के लिए लिखा था ये है d' का स्क्वायर, तो 5(1x प्लस y इंटू 5(2x) इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन 5(1) से मैंने कर दिया f1 f2 की जगह पे, आप चाहो तो f1 f2 भी ले सकते हो, f3 f4 भी ले सकते हो, नेक्स्ट आगे ले सकते हो, टर्म वही रख सकते हो, सेम रख सकते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए फंक्शन के। तो जैसे यहाँ पे f1 f2 मैं ले चुका हूँ तो मैंने f के ही फॉर्म में ले लिया, फाई नहीं लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या था देख लेते हैं, यहाँ पे था ये, हाँ 5(1x प्लस y 5(2x), तो 5(1) की जगह f के फॉर्म में ले लेंगे हम, तो f1 f2 वहाँ यूज़ हो चुका है, तो f3x प्लस y f4x ये आएगा। तो देखिए हमने लिखा f3x प्लस y इंटू f4x, और लास्ट ये जो एक रूट आया है बराबर -1, तो वो हमने लिखा अपने सबसे फर्स्ट केस की हेल्प से, जो अभी तक हम लोग लिख रहे थे कि f1 जो हम लिखते थे f1 f2 f3 जो भी है y प्लस m1x ऐसे करके चलता था, तो ये वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने f हम यूज़ कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं, तो 5वां f5 आ गया, और y प्लस m1 की जगह पे आपको यहाँ पर जो है आपको -1 रख लेना है, तो y माइनस 1x यानी y माइनस x आ जाएगा। तो ये ला गया y माइनस x। तो ये था हमारा CF निकालने का तरीका। आज हमने सीखा CF कैसे निकालते हैं। आप इसके कुछ प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस कीजिएगा, और इनको तो अच्छे से दोबारा से अपने आप से फिर से लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम PI निकालने के केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।